नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटीपी बाल विकास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, किस व्यक्ति के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता तक के सभी व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये है जेम्स ड्रिवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर परिपक्वता तक के सभी व्यवहार का अध्ययन करता है, जेम्स ड्रिवर के अनुसार। मनोविज्ञान को पहले किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता था? तो मनोविज्ञान को सबसे पहले जो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मनोविज्ञान में साइको तथा लागोस का क्या अर्थ होता है? मनोविज्ञान में साइको तथा लोगोस का जो अर्थ होता है आत्मा और अध्ययन। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना गया। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना? तो आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। पप्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा है? तो पंपोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है? तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया 17वीं शताब्दी में। किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है? तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया? तो चेतना का विज्ञान माना गया 19वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम है, तो मनोविज्ञान का विकास का जो सही क्रम है, सबसे पहले आया आत्मा का अध्ययन, फिर मन और मस्तिष्क का अध्ययन, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन। मनोविज्ञान की विश्व में प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान की विश्व में प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है? तो ये कथन है वुडवर्थ के अनुसार ऐसा कहा गया है। संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संरचनावाद संप्रदाय में आत्मनिरीक्षण विधि को महत्वपूर्ण माना गया है। संरचनावाद के पश्चात मनोविज्ञान की कौन सी संप्रदाय सबसे प्रचलित रही? तो संरचनावाद के पश्चात मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद संप्रदाय सबसे प्रचलित रही। मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा गया है? तो मनोविज्ञान की प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक विलियम जेम्स को कहा गया है। व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म 1913 में हुआ था। व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के कारण ही उद्दीपक अनुक्रिया की उत्पत्ति हुई? तो मनोविज्ञान के में जो है व्यवहारवाद संप्रदाय के कारण उद्दीपक अनुक्रिया की उत्पत्ति हुई। मैक्स वर्दीमर ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया है? तो मैक्स वर्दीमर ने मनोविज्ञान के जो है समग्रवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। व्यवहारवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, तो व्यवहारवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं जेबी वाटसन, स्किनर और हल। किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र की प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो है अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल भारत के किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ था। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल किस सन से प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 से प्रारंभ हुआ था। भारत के किस मनोवैज्ञानिक को भारतीय मनोवैज्ञानिक के प्रतिसादकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो भारत के जो है N सेनगुप्ता को भारतीय मनोवैज्ञानिक के प्रतिसादकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन साइकोलॉजी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन साइकोलॉजी संगठन की स्थापना 1925 में की गई थी। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है विलियम मैकडूगल का कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ये विलियम मैकडूगल का कथन है और व्यवहार व अनुभव का विज्ञान यह कथन है स्किनर का। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है।
आधुनिक काल में यह एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? तो आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन है रायबर्न का कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है और मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन स्किनर का कथन है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, यह कथन है विलियम मैकडूगल का। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोयकल ने किया था। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है? तो संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान का विषय वस्तु है संवेदना यानी चेतन अनुभूति। प्रकार्यवाद के संस्थापक थे, तो प्रकार्यवाद के संस्थापक थे विलियम जेम्स और वास्तविक संस्थापक जॉन डी विरुंजी को माना जाता है। व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तो व्यवहारवाद प्रयोग एवं दर्शन पर बल देता है। समग्रवाद के संस्थापक हैं, तो समग्रवाद के संस्थापक थे मैक्स वर्दिमर। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक थे, तो मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक थे सिगमंड फ्रायड। निर्मितवाद के संस्थापक थे, तो निर्मितवाद के संस्थापक थे जीन पियाजे। मानवतावाद के संस्थापक थे, तो मानवतावाद के संस्थापक थे अब्राहम मैस्लो। तो मानवतावाद के संस्थापक कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो थे। अगला है प्रेरकीवाद, मोटिवेशनलिज्म के संस्थापक थे, तो प्रेरकीवाद के संस्थापक थे विलियम मैकडूगल। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन विलियम वुंड ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है, तो सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल के शिक्षण में लाभदायक है। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खालिस्तान में जो है परिलक्षित होता है, तो मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है, तो विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी परिवर्तीय पर दिए गए आधारभूत आनुवंशिक प्रारूप जीनोटाइप पर संभावित उपलब्धि यानी कि फेनोटाइप के प्रसार के लिए किया जाता है। इसमें किस पद का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रतिक्रिया प्रसार का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को की 12वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो यूनेस्को की 12वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। आरटी एक्ट 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो आरटी एक्ट 2009 में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए लगाया जा सकता है? तो चुनाव संबंधी कार्य में लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं और 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में लगा सकते हैं आरटी एक्ट 2009 के तहत। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा शामिल है? तो प्रारंभिक शिक्षा में जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 के तहत एक 6 वर्ष की अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित ना रहा हो उसे किस कक्षा में प्रवेशित किया जा सकता है? तो उसकी आयु के अनुसार किसी भी कक्षा में उसको प्रवेशित किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 40:1 होगा। आरटी एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक का छात्र अनुपात होगा, तो आरटी एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक छात्र का अनुपात होगा 1:30 होगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का उपलब्ध करवाने का उल्लेख है और ये उल्लेख है अनुच्छेद 45 के तहत। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 45 में किया गया है, अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख है, तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का जो विचार दिया था वे दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। शिक्षा का विषय क्या है? तो शिक्षा का विषय है समवर्ती सूची में, शिक्षा का जो विषय है वो एक समवर्ती सूची है, यानी कि उसमें राज्य और केंद्र जो है दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न दिया है भारत आरटीई एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? तो भारत जो है आरटीई एक्ट लागू करने वाला
135वां देश बना। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो 45 घंटे की योजना, 45 घंटे जो है कार्य करना है प्रति सप्ताह। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? तो ऐसे अभिभावकों के बालक में से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, उन्हें कमजोर वर्ग के बालक कहा जाता है। ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, तो वे कमजोर वर्ग के बालक के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? तो भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है लागू किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21A में किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी बच्चों को, कोई भी बच्चा है उसको किसी विशिष्ट कक्षा में अगर प्रवेश दिया जा रहा है तो उसका बालक का जो है उम्र होता है। अगला प्रश्न है, SMC स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का प्रावधान भारत के खालिस्तान पर लागू है। SMC, यहाँ पर इसका प्रश्न जो है, इसका उत्तर जो है छूट गया है। तो यहाँ पर SMC स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का जो प्रावधान है, ये जो क्वेश्चन जो है मिस्टेक हुआ है, इसमें होना था कि किस धारा में है, ठीक है। तो ये दिया गया है SMC का जो गठन का जो प्रावधान है विद्यालय प्रबंधन समिति, जो कि है RT एक्ट के धारा नंबर 21 में दिया गया है, ठीक है। धारा नंबर 21 में जो है ये दिया गया है RT एक्ट 2009 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में जो है प्रमुख भूमिका जो है ये पालन की होती है। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम खालिस्तान विकास को बताता है। तो मस्तकाधोमुखी सेफेलोकॉडल जो है मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक जो विकास होता है वो मस्तकाधोमुखी नियम उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है और वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है, यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खालिस्तान को, तो यह प्रदर्शित करता है निरंतरता को जो है प्रदर्शित करता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? तो अभिवृद्धि शब्द जो है ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है। विकास का अर्थ होता है, तो विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। यह कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण जो है शरीर के आकार में वृद्धि होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये कथन है BF स्किनर के अनुसार ऐसा कहा गया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खालिस्तान में परिलक्षित होता है। तो मूल्य जो है प्रत्येक मनुष्य में निहित है और आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है एक कौशल शिक्षण में जो है लाभदायक है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन हरलॉक का कथन है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह कथन है मुनरो का कथन है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो विकास जीवन भर चलने वाली एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बालक के विकास का परिणाम है, तो बालक के विकास का जो परिणाम होता है वो वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सीखना शिक्षा का कार्य यही है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन है फ्रोबेल का कथन है। विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, यह कथन सेल का कथन है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के
जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यह कथन किसका है? तो यह कथन ईरा जी गॉर्डन का कथन है। विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिससे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। उपरोक्त कथन जर्शील्ड, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार ऐसा कहा गया है कि विकास उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है। जो विकास शब्द है उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिससे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। यह कथन किसका है? तो शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। यह कथन फ्रैंक का कथन है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तन को समझने लगते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। बिग्गी व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह कथन किसका है? जो ये कथन है कथन नहीं है। यहाँ पर बिग्गी और हंट के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जिसमें परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये कथन है बिग्गी एवं हंट का। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से सामना करते हैं। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं क्या कहलाता है? तो कहलाता है किशोरावस्था कहलाता है। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं वह काल है किशोरावस्था। शिशु के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है या सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन एडलर का कथन है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। यह कथन है एडलर का। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम होता है। तो जन्म से पूर्व विकास का जो सही क्रम होता है, सबसे पहले युग माना जाता है, यानी कि जाइगोट, फिर भ्रूण, फिर गर्भस्थ शिशु बनता है। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो ये होता है किशोरावस्था में। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो बच्चों में सबसे अधिक अनुकरण करने का स्वभाव पाया जाता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास के किस अवस्था में है? तो यह विकास की किशोरावस्था में है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार है वो 100 शब्द हो जाता है। बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। तो ये होगा 6 से 12 वर्ष। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास ये होता है बाल्यावस्था में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और कमेंट में बताएं कि वन लाइनर प्रश्न कैसा लगा, ताकि मैं और भी वन लाइनर प्रश्न बाल विकास का मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने वाला हूँ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वन लाइनर प्रश्न कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके बाद जो है जैसे ही वन लाइनर खत्म होगा उसके बाद इसका कूट का प्रश्न जो है मैं आप लोगों को जो है उपलब्ध कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।